हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल जो कि बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी आसान होता है। 50 में आप इजीली 40-42 नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें आप 40 से 42 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 रुपीज़ में आपको टोटल 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर साथ में दिया जा रहा है व्याख्या सहित। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो अभी तक हमने टोटल 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। जितने भी अभी तक आपके 2023 में एग्जाम हो चुके थे वो सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कंप्लीट आज आज के वीडियो में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रहेगा आपका 15/9/2020 का शिफ्ट थर्ड का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसाधन के परिणामों का प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी कार्यप्रणाली सुधार में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड है सामाजिक रचनावाद किसने दिया था? चॉम्स्की ने, वाइगट्स्की ने, पियाजे ने या ऑप्शन डी है जॉन डीवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सोशल कंस्ट्रेज के बारे में कौन बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाइगट्स्की। इसको सोशल कल्चर के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। कहीं अगर लैंग्वेज घुमाकर पूछ दे कि सोशल कल्चर के प्रतिपादन किसने किया था तो नाम याद रखिएगा वाइगट्स्की। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विज्ञान का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। चॉम्स्की का काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कि जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होती है, वो हमारी जन्मजात क्षमता होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए इसमें आसानी से आप नंबर ला सकते हो। पहला ऑप्शन है कॉलर, पावलोव, कुटलोविन या ऑप्शन डी है बंडूरा। तो याद रखिएगा अवलोकन अधिगम का सिद्धांत आपके बंडूरा साहब ने दिया था। कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपको याद होगा कोलर ने नैतिक सिद्धांत का आपके प्रतिपादन किया था। पावलोव ने क्लासिकल थ्योरी दी थी, इसे याद रखिएगा क्लासिकल थ्योरी। और नैतिक सिद्धांत कोलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? आपको बताना है कि शिक्षण स्तर का हम कौन सा इन 4 पार्ट में कौन सा ऑप्शन को हम नहीं मानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा विस्तार। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 3 स्तर होते हैं। पहला आपका स्मृति स्तर, दूसरा समझ स्तर और तीसरा परवर्ती स्तर। जो आप इसका प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसान भाषा में आपको डिफाइन किया गया है। जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा बिहार स्टेट को लेकर, अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो तो आपकी 100% आप पेपर को समझ सकते हो। आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपको ओवरऑल का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स सिर्फ 151 जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हो तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है पढ़ाने से पहले शिक्षक क्या करता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पढ़ाने से पहले शिक्षक उद्देश्य को निरूपण करता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, को कैसे क्या करना है, वो सब कुछ उसके तैयार करता है, ठीक है? शिक्षण अनुदेशन का योजना बनाना, छात्रों की रुचि बारे में जानना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर ए जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? यहाँ पर जो ए दिया गया है इसे आप मत मानिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अंततः सही उत्तर उपरोक्त में से सभी है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, लेकिन जो आपके बिहार स्टेट जो आयोग है इसका आंसर डी माना था, इसलिए इसे ऑल ऑफ दीज आप आंसर टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है
भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? आप बता सकते हो कि जो लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कब हुआ था? तो 13 फरवरी 2017 को। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो काफ़ी अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो निर्दाता का सिद्धांत होता है वो ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्ताव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एन एल गेज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जिसे आप आर एस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एन.एल. गेज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। आपको बताना है कि मोटिवेशन प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या इंपॉर्टेंट है? आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को देख के बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। युवा सीखने वालों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना एक मोटिवेशन का एक लर्निंग प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? हमेशा आपके पेपर में स्टेट में हमेशा स्टेटमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट आपके गेट्स और अन्य के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा उनके प्रोवाइड इंक्रीमेंट प्रोग्राम संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था करना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जीनियस हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ उनको कार्यक्रम में व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम पर किस प्रकार जोर दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिया एवं प्रयोग। ऑप्शन बी। छात्रों के लिए कौन-सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसी भी छात्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनके स्वतंत्र चिंतन। वो ओपन माइंड होकर अपने किसी भी चीज़ को लेकर सोच सकते हैं। अगर आप उन्हें क्लोज़ माइंड करते हो तो उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनकी सोच है एक समय तक सीमित हो सकती है। लेकिन अगर आप उन्हें स्वतंत्र चिंतन, ओपन माइंड थिंकिंग का अवसर देते हो तो उनकी माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। इसलिए इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना हो तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के लिए डिसीजन लेने और छात्र को अधिगम में सक्षम बनाने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि आपके दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला सामान्य सिद्धांत और दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगर आप इसको कंप्लीट हर एक पॉइंट को पढ़ते हो तो आप आसानी से सारे पॉइंट को आप समझ सकते हो कि इतनी आसान भाषा में आपको समझा कर दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि निम्न में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन-सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त कौन-सा माना जाएगा? आप ऑप्शन को देख सकते हो। उचित पुरस्कार देकर, उपयुक्त मार्गदर्शन देकर, सदैव उपयुक्त उदाहरण देकर या ऑप्शन डी है कक्षा में व्याख्यान देना। सबसे व्याख्यान देना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ़ आप उन्हें प्रॉपर गाइडेंस करते हो तो कुछ हद तक आपका सही है। सदैव एग्ज़ाम्पल देना, हमेशा आप एग्ज़ाम्पल देकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस ऑप्शन में बाकी ऑप्शन से सबसे बेटर ऑप्शन है गिविंग देम सूटेबल प्राइज़ेज़। मतलब उन्हें आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट आएगा उन्हें एक चॉकलेट मिलेगा,
जो सेकंड आएगा उसे एक पेंसिल मिलेगा। ऐसे आप उन्हें पुरस्कार देकर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, एक अच्छा अप्रोच माना जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, निम्न में किन्हें हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? तो अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मनोविश्लेषण के पिता हम सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, जिन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था, जिसके मुख्य जो सिद्धांत थे मन के, तो इन्होंने 3 भाग में बताए थे, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है? जो हिंदी में आपको क्या कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईद, ईगो और सुपर ईगो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। एरिक्सन ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो एरिक्सन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जो जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है? जिसे आप सामान्य टू विशिष्ट कहते हैं। पियाजे ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिन्होंने अपने 4 स्टेज बताए थे, कौन-कौन से? तो पहला आपका सेंसरी, जो दी 0 से 2 वर्ष होता है। सेकंड आपका प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 होता है। तीसरा आपका कंक्रीट होता है, जो 7 से 11 चलता है। और लास्ट में आपका फॉर्मल होता है, जो 11 से 17 और कहीं-कहीं पे 18 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपके पियाजे के 4 स्टेज थे और फ्राइड ने आपके मनोविश्लेषण के मन के 3 भाग बताए थे, ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहयोगी कक्षा के लिए कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही है? आपको इसमें स्टेटमेंट जो सही है उसको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है, छात्रों एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति स्वतंत्रतापूर्वक एक-दूसरे से साझा करने की अवसर। ऑप्शन सी है, अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता है, या ऑप्शन डी, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी माना हुआ है। बी में क्या था? बी ऑप्शन है, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति और स्वतंत्रतापूर्वक एक-दूसरे की चर्चा करने की अवसर, बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन डी है, उसमें आपका जो बात लिखी गई है, उस बी में और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखी गई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बी टिक आउट करेंगे। और याद रखिएगा, जितना भी आंसर इसमें दिया गया है, सब आपके बिहार स्टेट द्वारा ऑफ़िशियल आंसर दी गई है, उसी को आप आंसर्स राइट मानना। अगर मैंने इसमें मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा जो आंसर डी होना चाहिए, लेकिन जो बिहार स्टेट है, इसका जो आंसर माना था बी होगा, और बी देखने के बाद मुझे भी लगता है कि इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। तो ऐसी गलती आप कर सकते हो, जहाँ भी थोड़ा-सा ध्यान हटा, आप ऐसे ही मेरी तरह आप गलती कर सकते हो। इसलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, जो सबसे बेटर ऑप्शन लगे आप उसे आंसर को टिक आउट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आप बी टिक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाले कक्षा में शिक्षण को अधिक इफ़ेक्टिव बनाने के प्रयोग में लाना चाहिए? सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किसने किया? जिसे आप इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर के बारे में बात की थी, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। पावलोव ने क्लासिकल सिद्धांत के बारे में किया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव साहब ने, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो जो सबसे राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट थ्योरी, जो कि गेस्टाल्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो थॉर्नडाइक, याद रखिएगा थॉर्नडाइक का नाम, जिसने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का नाम दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने नियम नियम के 3 भाग बताए थे, कौन-कौन से? तो पहला आपका तत्परता का नियम, और दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। याद रखिएगा, ये सीखने के 3 नियम बताए थे आपके थॉर्नडाइक ने, जिसे आप गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं। पहला तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक आप
आपका मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान किसे कंसीडर किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेग्राउंड, ऑप्शन बी है ऑडिटोरियम, ऑप्शन सी है होम या ऑप्शन डी स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट। तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जो कि एक किसी भी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपके स्कूल एंड क्लास एनवायरनमेंट पे डिपेंड काफ़ी ज़्यादा करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको बताना है कि निम्न में कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है समिति शब्द वाली, ध्यान से छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच या ऑप्शन डी है रुचि की सीमित सीमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंसर सी क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, जस्ट मैंने आपको बताया था जो अमूर्त सोच होती है, जो आपके पियाजे साहब ने चौथा स्टेप था फॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल, तो फॉर्मल का जो एज होता है वो आपका होता है 11 से 17 और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? स्लो लर्नर। तो जो फॉर्मल में क्या होता है, अमूर्त सोच उसे कहते हैं जो आप बिना किसी भी चीज़ को देखे हुए आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि 2 + 2 4 होता है, तो आपको सिर्फ़ लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप मन में सोच सकते हो कि 2 = 2 + 2 4 होता है। अगर ऐसे बच्चे, अगर मैं बोलूँ कि 2 + 2 4 होता है, तो बच्चे को अगर लिखना पड़े, देखकर कुछ समझे, कुछ सामान को सामने को देखकर उसके बाद उसे समझ में आए, उसे कहा जाता है कंक्रीट, उसे कहा जाता है स्लो लर्नर। लेकिन फॉर्मल में ऐसे बच्चे काउंट किए जाते हैं जो इमेजिन कर सकते हैं, जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि स्लो लर्नर आपके कभी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लर्निंग। लर्निंग के अंदर आपका एटीट्यूड, कांसेप्ट, स्किल एंड नॉलेज, ये सारे उसके प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक सफल शिक्षक वही होता है। अगर आप बिहार में टीचर बनते हो तो आप कैसे एक सफल शिक्षक कहलाओगे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप टीचर हो, जैसे कि मैं काफ़ी अच्छा साइकोलॉजी का, मैं अच्छा खासा मुझे नॉलेज है। अगर मुझे कोई कह दे कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं उतना बेटर नहीं पढ़ा सकता क्लास 11 और क्लास 12 का। मैं अच्छे से क्लास 10 तक मैथ अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे 11-12 का मैथ कंप्लीट कर पाए, तो मैं उतना बेटर नहीं कर पाऊँगा जितना मैं साइकोलॉजी को अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसमें आप अच्छे से, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नो इस सब्जेक्ट ट्रूली वेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, यूएनसीआरपीडी किससे संबंधित है? केवल महिलाओं से, प्राथमिक शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों से या ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्पेशल नीड चिल्ड्रन से आपका यूएनसीपीआरडी आपका संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है? यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है। आप इसे फुल फॉर्म को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। अगर आपको नहीं पता कि यूएनसीआरपीडी होता क्या है, तो याद रखिएगा, ये विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जिसका मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप सी कंसिडर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ विद्यार्थियों की व्यावसायिकता, कुशलता को विकास करना होता है, या ऑप्शन बी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करना, या ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, सारे ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ध्यान से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है,
प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ आप बच्चे को एग्जाम के लिए, सोशल समाज अवेयरनेस के लिए या सिर्फ बिजनेस के लिए आप बच्चे को एजुकेशन नहीं देते हो। एजुकेशन इसलिए दिया जाता है जो उसकी लाइफ है ओवरऑल, जितनी उसकी ज़िंदगी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ढाल सके। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोवैज्ञानिक विद्यालय में निम्न में क्या करते हैं? आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डॉन इन साइकोलॉजिकल स्कूल? कंट्रोल, डायरेक्शन, टीचिंग या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे रट्टा मार लेना, ये सवाल 100% आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाल आपके 2023 में ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी थी? याद रखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, आर एस वुडवर्ड, विलियम मैक्डोगल या ऑप्शन डी है एल एन एल एमन ने। तो याद रखना इस ऑप्शन में बिल्कुल भी आपका नाम नहीं दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी डगलस हुडी द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स इसका बिहार स्टेट ने राइट आंसर माना था, लेकिन विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी, ना कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर बिहार स्टेट ने इसका आंसर ए टिक आउट किया था, मैक्सिमम बच्चे ने ए टिक आउट किया था, लेकिन याद रखना हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी डगलस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना, डगलस वुडी, ठीक है? डगलस वुडी ने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी और आपके विलियम जेम्स ने कौन-सा लिखा था? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हो कि मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स द्वारा 1895 में प्रकाशित की गई थी। अंततः इस प्रश्न को बोनस मार्क दिया गया था। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर टिक आउट किया होगा, तो आपके बिहार स्टेट ने 1 नंबर आपको फ्री में दिया था, क्योंकि ऑप्शन ही आपका गलत था। तो ऐसे एक मतलब ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपका ऑप्शन गलत होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको 1 नंबर बोनस में दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का परीक्षण इफेक्टिव स्मरण शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बी और डी, मतलब मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक। अगर आप इफेक्टिव कुछ करना चाहते हो, सिर्फ अगर आपको याद नहीं करना, बच्चे को रट्टा मारना नहीं चाहते हो, तो आपके मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक सबसे बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो आपके 10-10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ 151 रुपीज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप इसे अटेम्प्ट कर लेते हो, हर एक लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन को समझ लेते हो, अगर आप पहली बार स्टेट पेपर देने जा रहे हो, तो मेरे भाई इसे ज़रूर कंप्लीट करके जाना, क्योंकि 50 में अगर आप सिर्फ इस नोट से 38 से 40 नंबर आसानी से ला सकते हो, अगर आप 30 को 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो। बाकी आपको सिर्फ 75 नंबर जनरल वाले को लाना होता है, जो मेल हैं उनको 75 नंबर लाना होता है और जो फीमेल है उनको सिर्फ 60 नंबर लाना होता है। मैं जनरल वाले को बता रहा हूँ। बाकी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हो तो आपको और ज़्यादा कम नंबर लाना होता है। अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप फीमेल हो, अगर आप सिर्फ आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से 40 नंबर ला देते हो, तो सिर्फ आपको मेन सब्जेक्ट से सिर्फ आपको 20 नंबर लाना होगा 100 में से, जो काफ़ी आसान हो जाएगा। आप अगर तुक्का भी मारते हो, तो आप 100 में से 20 नंबर लाकर बिहार स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो। अगर आप मेल हो, तो सिर्फ आपको 25 नंबर लाना होगा। आपको 25 से 30 नंबर लाना होगा। अगर आप जनरल काउंट कैटेगरी में आते हो, तो 100 नंबर में से। तो सोच सकते हो कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कितना आसान सब्जेक्ट है। बाकी आप लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो बाकी कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो। अगर आप चाहते हो डेली शाम 6 बजे आपको ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ कराया जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा।